देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द वर्क डन बाय बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब जो मैंने तुम्हें चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था पहले भी बेटा, कि जो वर्क डन होता है वो, मतलब हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं कि फाइंड द वर्क डन। हमें हमेशा वर्क डन किसका निकालना है उसके बारे में बोला जाता है। देखो, जैसे तुम्हारे पास ये एंगल थीटा है बेटे, और ये आ गया एम जी। अब इसको, और यहाँ पे तुम्हारे पास नो डाउट नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, और जब तुम इसको यहां से लेके यहां तक लेके जा रहे हो, और इसकी जो लेंथ है वो एल है, कौन लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, ये हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर जिन फोर्सेस के बारे में बोला गया है उन फोर्सेस का इफेक्ट देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ये आ गया एम जी और ये आ गया। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो तुम्हारे पास जो वर्क डन आएगा, तुम्हारे पास जो वर्क डन आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे सबसे पहले वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन जीरो आएगा बेटा। वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा बेटे? जीरो। जीरो आएगा वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जर्नी के लिए लेंथ तो ये है और नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, और 90 का वैल्यू कितना आ गया? 90 के हिसाब से वर्क डन कितना आ गया? जीरो आ गया, इसको क्योंकि मूव भी नहीं करवाया। अब आ गया एम जी। तो बेटे देखो एक बार, एम जी जो लग रहा है तुम्हारे पास, वो लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो तुम्हें कोई वर्टिकल डिस्टेंस ही लेना पड़ेगा। मतलब ये नॉर्मली यहां से शुरू कर रहे हैं जैसे हम लोग जर्नी, यहां से लेके यहां तक, तो उसके लिए वर्टिकल डिस्टेंस सिर्फ ये वाला आएगा बेटा, ये वाला। समझ रहे हो? समझ रहे हो? उसमें वर्क डन ये आएगा। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं बेटा। ये ब्लॉक यहां से यहां स्लाइड कर रहा है, ऐसे, ऐसे समझ लो। ये ब्लॉक ऐसे करके स्लाइड कर रहा है, ऐसे करके, ऐसे यहां से लेके यहां तक। तो एमजी तो तुम्हारे पास नीचे लग रहा है बेटा, और नीचे को डिस्टेंस कितना आया? ये वाला डिस्टेंस आया। एमजी के लिए वर्क डन कितना आएगा? ये वाला डिस्टेंस। अब ये किसके बराबर आएगा बेटा? क्योंकि जब तुम ऐसे ड्रॉ करोगे राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम थीटा लिखोगे, ये एल रखोगे, तो जबरदस्त बेटा ये चीज एल साइन थीटा आएगी। समझ गए? तो वर्क डन कितना आएगा? एम जी इंटू वॉट? एल साइन थीटा। तो ये वर्क डन बाय एम जी आ गया, ये आ गया वर्क डन बाय एम जी। क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? बच्चों ये वर्क डन का पता लग गया कि एक ब्लॉक को हमने टॉप पॉइंट पे रखा था, और ये स्मूथ सरफेस के थ्रू ये ब्लॉक आहिस्ता 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 नीचे को आ रहा है। तो हमें बोला गया दो फोर्सेस लग रही है, एक एमजी एक नॉर्मल एक्शन। तो बताओ कितना वर्क डन आया? तो तुम हंसते हंसते बोलोगे कि इसका वर्क डन कितना आने वाला है? कितना आने वाला है इसका वर्क डन बच्चों? इसका वर्क डन आने वाला है, जिधर को फोर्स लगेगा उधर को कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर लग रहा है थ्रू आउट द जर्नी, तो उसकी तरफ तो, नॉर्मल रिएक्शन की तरफ तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही। तो इस वजह से नॉर्मल रिएक्शन के लिए वर्क डन जीरो आएगा, और सिर्फ एमजी के कारण आएगा ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? एल साइन थीटा। ये निकाल दिया वैल्यू। ठीक है बच्चा? अब देखो एक और क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और है
find work done by the force F shown below. Shown below. इसमें तुम क्या करोगे कि ये एक तुम्हारे पास है इधर, और ये एक ब्लॉक आ गया, और तुमने इस पे बेटे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई, और नो डाउट ये ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करता करता बेटे यहां पे आ गया, पर तुमने फोर्स को हमेशा हॉरिजॉन्टल रखा बेटे, ठीक है, और ये यहां पे आ गया एट एन एंगल थीटा। तुम्हें बोला गया फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एज शोन। तो बेटे फोर्स तुम्हारे पास है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तुम्हें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट देखना है। देखो बच्चों, एक बार यहां से शुरू किया तो यहां से यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये वाला आया, और ये थी 90 है बेटा, और ये आर है रेडियस है, क्योंकि ये एक हेमिस्फीयर है ना बेटे, ये एक हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो क्या होगा, आर, ये आर आ गया। ठीक है, और ये आ गया ओरिजिन, ये बेटा आ गया, और ये तुम्हारे पास कितना आ गया, आर साइन थीटा आ गया, आर साइन थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल आ गई ना बेटा, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, ये 90 डिग्री आ गया, ये थीटा आ गया, ये आर आ गया, और ये कितना आ गया, आर साइन थीटा। यहां से वर्क डन फॉर द फोर्स एफ कितना आ गया बेटे, एफ इंटू आर साइन थीटा, ये वर्क डन आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं बच्चों? बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? थोड़ा बताया करो यार जल्दी जल्दी से। बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ओके ओके, अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, फाइंड वर्क डन बाय gravitational force and the tension on each mass, जो मैं अभी शो कर रहा हूं, ठीक है, on each mass when 2 kg, जो 2 kg है बेटे, 2 kg moves down by 3 meter as shown, by 3 meter as shown। ठीक है बच्चों, देखो देखो करना क्या है कि ये आ गया, और एक ये आ गया ऐसे, ये आ गया 1, और ये आ गया 2, 1 kg 2 kg। ठीक है बेटा, और तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है बेटे कि 2 kg यहां से यहां तक आएगा, 2 kg यहां से यहां तक आएगा 3 मीटर डिस्टेंस,
तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये ब्लॉक भी तो ऊपर जाएगा यहाँ तक 3 मीटर, ठीक है ना। टेंशन लग रही है टी, इस पे ऊपर को लग रही है और इस पे भी ऊपर को लग रही है। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखो, जबरदस्त पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले तो मैं बोला गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स 2 kg के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 1 kg कितना लगेगा? 1 kg पे फोर्स mg नीचे को लग रहा है पर बॉडी ऊपर को जा रही है। mg कितना है? 1। g कितना है? 10। बॉडी कितना ऊपर गया? 3। और mg नीचे को लग रहा है, बॉडी ऊपर को जा रही है, तो माइनस आ गया। तो ये बेटे -30 जूल। बेटा क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट बच्चों? ये 1 kg किधर लग रहा है? नीचे को, विच इज 10 न्यूटन। और बॉडी जा किधर रहा है? ऊपर को। तो जब बॉडी ऊपर जाता है, फोर्स नीचे लगता है, तो वर्क डन तुम्हारे पास क्या आता है? नेगेटिव। -30 आ गया। और जब तुम बोलते हो वर्क डन फॉर 2 kg कितना आएगा? ये अब 2 kg, 2 भी नीचे को लग रहा है, 2 kg भी नीचे को लग रहा है, बॉडी नीचे को ही जा रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा 2 kg और 3 डिस्टेंस, और ये तुम्हारे पास आ गया 60 जूल। ठीक है, अब जबरदस्त पॉइंट सुनो, अभी टेंशन निकालने का है, पहले टेंशन की वैल्यू निकालो। तो बच्चों तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से बताई गई है, 10 नीचे लग रहा है, टी ऊपर को लग रहा है, और ये ऊपर को जा रहा है ए एक्सेलेरेशन के साथ। टी माइनस 10 इज 1a। और ये जो ब्लॉक है बेटा 2 kg वाला, टी ऊपर को लग रहा है और 20 नीचे को लग रहा है, और ये बेटा नीचे को आ रहा है ए के साथ, तो ये आ गया बेटे 20 माइनस टी इक्वल टू व्हाट बेटा? 2a। अब यहां से तुम टी का वैल्यू निकालो। ठीक है, ये तुम्हें मैंने बहुत जबरदस्त वे में बताया भी रखा है पहले से। मैं सीधा फॉर्मूला लिखवा देता हूँ अभी, 2m1m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये फॉर्मूला होता है। जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2 इंटू 1 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 इंटू जी विच इज 40/3। ये फॉर्मूला बेटा, m1 को 1 लिख दिया, m2 को 2 लिख दिया, 40/3 आ गया बेटा। ओके, तो ये तुम्हारे पास आ गया वर्क डन। अब जबरदस्त पॉइंट ये है कि टेंशन फोर्स ने कितना वर्क डन किया। देखो ये जबरदस्त चीज तुम्हें पता लगेगी। देखो सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है, सम ऑफ द वर्क डन बाय द टेंशन इट विल बी 0। कैसे? सुनो, 1 kg पे टी ऊपर को लग रहा है और बॉडी ऊपर को ही जा रहा है, तो टी कितना आया तुम्हारे पास? 40/3 इंटू 3। ये 1 kg के हिसाब से बॉडी ऊपर को ही जा रहा है और टी भी ऊपर को लग रहा है। अब इसमें ये बॉडी नीचे को जा रहा है पर टी ऊपर को लग रहा है, पर नीचे को कितना जा रहा है? 3, तो वर्क डन आ गया नेगेटिव। ये भी 40/3 इंटू 3, नेट आंसर 0। तुम्हें ये चीज मैंने पहले भी बताई है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सम ऑफ वर्क डन बाय द internal forces is always equal to 0। इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा बेटा 0 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये चीज को जबरदस्त वे में ध्यान में रखिएगा। ओके, अब देखिए एक और पॉइंट। देखिए अब एक और पॉइंट है, हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है कि देखो क्वेश्चन दिया गया है, इफ टू फोर्सेस F1 वेक्टर जिसका नाम
2i प्लस 4k दे रखा है और एक दूसरा बेटे फोर्स है F2 वेक्टर जिसकी वैल्यू 3i या 3j प्लस 2k दे रखा है बेटा। कहते हैं दे एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे एक्ट किया इन्होंने, दे एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड displaces it from 1000 to 211, 1000 to 211. ये इसके बराबर आएगा। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द नेट वर्क डन। हमें निकालना है बेटे फाइंड द नेट वर्क डन, नेट वर्क डन निकालना है। तो बेटे नेट फोर्स तुम निकालोगे सबसे पहले, और ये F1 प्लस F2 है। अब एक 2i प्लस 4k है और एक 3j प्लस 2k है बेटा। तो इसका वर्क डन निकालिए। कितना आया बेटा इसका वर्क डन? ये आ गया बेटा 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये वर्क डन आ गया बच्चे। अब इसको लेके कहां से आए? यहां से। कहां तक? यहां तक। तो इट मीन इसका इनिशियल आर वेक्टर किसके बराबर आ गया? ओनली आई कैप, ठीक है। और 1 आई कैप, ना इसमें जे कैप है और ना इसमें के कैप है, क्योंकि पहले जो लिखा होता है बेटे वो एक्स होता है, दूसरा जो होता है वाई होता है, तीसरा जो होता है बेटा वो जेड होता है। और आर एफ का वैल्यू तुम्हारे पास जैसे यहां पे है, इसका नाम तुम रखो ये 2i प्लस जे प्लस के। तो ये आ गया तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब जबरदस्त पॉइंट ये है बेटा, तो तुम डेल्टा डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, इसका कितना है। तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और जब तुम इसका फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे बेटा, तो देखिए आर एफ का वैल्यू पुट कीजिए और उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ये आएगा आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। ये आ गया डेल्टा आर, ठीक है। और वर्क डन किसके बराबर आएगा? तुम्हें पता ही है बेटा, डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट करके। अब एफ का वैल्यू तुम्हें पता ही है, तुमने निकाला है कितना? 2i प्लस 3j प्लस 6k बेटा, डॉट i प्लस j प्लस k। इसमें तुम्हें पता ही है बेटा, याद है ना, जब तुम a डॉट b लिखते थे तो तुम्हें बताया गया क्या होता है वो, ax bx ay by और az bz, ये होता है। ये आ गया 2 प्लस 3, इसका ये 2 है, इसका 1 है। 2 1 3 1 6 1, कितना आ गया? 11 जूल। ये आंसर आ गया बेटा। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? बच्चों क्लियर हो गया? ओके गुड। अब देखिए, अब थोड़ा सा तुम्हें मैं एक और एक जबरदस्त वे में एक और शेयर कर रहा हूं पॉइंट। देखिए क्या है, कहता है फोर्स वेक्टर। अब तुम्हें डिफरेंशिएशन के साथ, इंटीग्रेशन के साथ बताने वाले हैं। कहता है मान लो बेटा एफ वेक्टर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप है, ये फोर्स है, एंड
एंड द बॉडी, जो बॉडी है वो डिस्प्लेस्ड हो गया, डिस्प्लेसेस फ्रॉम, कहां से, 1,2 से 3,4 पे। तो बोला जा रहा है फाइंड द वर्क डन, वर्क डन निकालिए क्या रहेगा। तो ये एक्स स्क्वायर दे रखा है तुम्हें, ठीक है, ये बेटे एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, यहां पे देखिए हियर, ये जो एफ वेक्टर तुम्हें दे रखा है वो वेरिएबल फोर्स है बेटा, वो एक वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे इस केस में तो फोर्स कांस्टेंट था, चाहे एक्स जो मर्जी हो, वाई जो मर्जी हो, जेड जो मर्जी हो, फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। पर यहाँ पे अगर एक्स और वाई दोनों 0 0 है तो फोर्स 0 है, पर जब एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 आएगी तो उसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, 3 4 आएगी तो कुछ वैल्यू चेंज कर जाएगी इन दैट वे। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स इज वेरिएबल। सो हम लोग वर्क डन के लिए बेटा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसका नाम डॉट प्रोडक्ट के साथ लिखा जाता है एफ डॉट डी आर। इसका नाम क्या लिखा जाता है, एफ डॉट डी आर। और मैंने तुम्हें बहुत जबरदस्त वे में पहले भी बताया था बेटे कि जो डी आर होता है वो क्या होता है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। अब इसमें जेड कैप नहीं है तो मैं जेड को नहीं लिखने वाला, उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है बच्चे। तो तुम इसको जब लिखोगे तो वर्क डन कितना आएगा, इंटीग्रल एफ का वैल्यू एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि जो फोर्स आएगा उसका एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा बेटे और एक उसका वाई कॉम्पोनेंट होगा। जो आई कैप के साथ लगा वो एफ एक्स, अब आई कैप के साथ क्या लगा इधर, एक्स क्या, ये आई कैप के साथ क्या लगा एफ एक्स, यहाँ पे आई कैप के साथ क्या लगा एक्स स्क्वायर, मतलब एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर है। ओके बच्चों, और ये जो तुमने यहाँ पे पहले लिखा है बेटे, ये वाला जो लिखा है ये x1 है या x इनिशियल है, और ये जो तुमने लिखा है ये y इनिशियल है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, x फाइनल, और यहाँ पे क्या है बेटे, y फाइनल। तो जब तू इंटीग्रेशन करेगा बेटा तो तेरे पास इधर x इनिशियल आएगा और यहाँ पे x फाइनल आएगा, फिर y इंटीग्रेशन करोगे एफ वाई डी वाई, तो यहाँ पे तुम्हारे पास y इनिशियल आएगा और यहाँ पे y फाइनल आएगा। यहाँ पे y फाइनल आएगा, ये रिजल्ट रहेगा, ठीक है। बस कहानी खत्म, अब तो रिजल्ट लिखिए। एफ एक्स की वैल्यू मैं तुम्हें अभी बताई, एफ एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा तुमने लिख दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एफ वाई की वैल्यू क्या है बेटा 2y, तो 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन डी वाई वाई आ गया एक्स आई से एक्स एफ। अब एक्स आई का वैल्यू तुम्हें दे रखा है बेटे 1 और एक्स एफ का वैल्यू 3, ये बेटा 1 से 3 तक, और y का इंटीग्रेशन क्या दे रखा है बेटे 2 से 4 तक, ये बेटा 2 है और ये 4 है, ये कितना आ गया तुम्हारे पास, एक्स क्यूब बाय 3 फ्रॉम 1 to 3, ये आ गया 2, और ये आ गया वाई स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 2 to ये 4 है, ये 4 आ गया बच्चे। बस सॉल्व कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 बाहर आ गया, ब्रैकेट एक्स का अपर लिमिट क्या है बेटे, एक्स का अपर लिमिट क्या है 3, एक्स की जगह तुम पहले 3 लिख दोगे, एक्स की जगह तुम 3 लिख दोगे, ये बेटे आ गया 3 का क्यूब माइनस, अब एक्स का वैल्यू 1 लिख दोगे, 1 क्यूब प्लस, और ये 2 के साथ ये वाला 2 कट जाएगा बेटा, फिर से y का अपर लिमिट क्या है 4 और माइनस y का लोअर लिमिट क्या है 2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना बेटा इसको एक बार बाद में।
ओके बच्चों, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? गुड, ग्रेट। अब देखिए, अब मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताता हूं, बहुत जबरदस्त पॉइंट बताता हूं। देखो, मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि हमारे पास एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्जर्वेटिव फोर्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का जो कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू लिखते हैं माइनस ऑफ डेल यू करके, ये हमेशा एफ के बराबर होती है, कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसमें क्योंकि करली यूज करते हैं, करली, ठीक है, इसमें करली यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे एक तुम्हें मैं क्वेश्चन कराता हूं तो मैं क्लियर होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है that the given force is conservative or not। तुम्हें ये फोर्स दे रखा है बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये तुम्हारे पास एफ एक्स है और ये तुम्हारे पास एफ वाई है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तुम्हें बताना है कि गिवन फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तुम्हें ये बताना है। इसको ध्यान में रखो कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, तुम्हें एक ही कंडीशन याद रखनी है, इसकी कंडीशन याद रखो, एक कंडीशन याद रखो। तुम्हें ये पता है कि x, y और z, these are independent components, they are independent to each other, ठीक है, कि ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं x, y और z, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तुम्हें कंडीशन बता रहा हूं, तुम इस चीज को लिख लो कॉपी पे। कंडीशन ये होती है बेटा कि करली एफ एक्स बाय करली वाई और करली एफ वाई बाय करली एक्स, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, लिख लीजिए इसको। और करली एफ वाई बाय करली जेड या करली एफ जेड बाय करली वाई, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। या और कौन रह गया, करली एफ जेड बाय करली एक्स या करली एफ एक्स बाय करली जेड, ये भी इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब सिंपल है, x की डिफरेंशिएशन y के हिसाब से या y कंपोनेंट की डिफरेंशिएशन x के हिसाब से, अगर ये इक्वल आ रही है तब तुम बोल दोगे कि फोर्स जो है कंजर्वेटिव है। अगर नहीं आ रही है तो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं है। तुम्हें मैं एक क्वेश्चन दिया है जी, ये वाला, ठीक है बेटा, देखो एक बार, सिंपल सा पॉइंट है। तुम इसमें तुम्हारे पास सिर्फ x और y है, तो कौन सा बेटर रहेगा? पहला ऑप्शन तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हें z के साथ नहीं खेलना है, इसमें सिर्फ x और y को देखना है। तो तुम क्या करो, तुम सबसे पहले x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर दो, करली बाय करली वाई ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास x दे रखी है बेटा, करली बाय करली वाई ऑफ x, ये किसके बराबर होता है? 0 के। बच्चों क्लियर हो गया? तुम्हें बताया था ना उस दिन भी, करली वाई बाय करली एक्स, करली जेड बाय करली वाई या करली z by curly x, they are always equal to 0। क्यों 0? because they are independent, इस वजह से। तो यहां पे बेटा तुम्हारे पास एक कंडीशन आ गया
और दूसरा पॉइंट आ गया कि तुम एक करली बाय करली एक्स ऑफ एफ वाई निकालो। एफ वाई तुम्हारे पास वाई दे रखा है बेटा, और ये भी 0 आ गया। अब ये दोनों इक्वल हो गए, सो फोर्स जो है ये वाली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों पॉइंट क्लियर हो गया? ये बेटा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, तुम्हें इस चीज को सिर्फ याद रखना है। ध्यान में रखो कि ये एक एक्सट्रीम लेवल का पॉइंट है जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया है, पर एक्सट्रीम लेवल का पॉइंट भी हमें नॉलेज में होना चाहिए, इसलिए करवा दिया मैंने आपको। कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, कैसे देखते हैं वो बता दिया। अब जैसे तुम्हें एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो तुम्हें फोर्स दे रखा है 3y आई कैप। अब ये नहीं होता कि इधर y है तो इधर आ ही नहीं सकता x, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। और 3x जे कैप ये दिया गया। अब तुम्हें बोल रहा है, जा रहा है, बताओ बताओ F जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं? कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं, हमें ये बताया जा रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, करली एफ बाय, क्योंकि एक एक्स एक्सिस दे रखा है, एक वाई एक्सिस दे रखा है, तो फिर से वही देखेंगे, करली एफ एक्स बाय करली वाई एंड करली एफ वाई बाय करली एक्स। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो फिर कंडीशंस बोल देंगे हाँ ये कंजर्वेटिव फोर्स है। जेड इसमें है ही नहीं है तो जेड का डिफरेंशिएशन करना क्यों है ना? देखिए करली वाई ऑफ एफ एक्स कितना है बेटा 3y, 3 बाहर आ गया, करली वाई ऑफ वाई ये क्या होता है बेटे 1, तो 3 आंसर आ गया। करली एक्स ऑफ एफ वाई कितना दे रखा है बेटा तुम्हें 3x, ये आ गया 3 बाहर, और करली एक्स ऑफ एक्स कितना आ गया 1, तो ये फिर से 3 आ गया। यहां से तुम्हारे पास ये वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इस वजह से तुम डेफिनेटली बोल दो कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, and hence the F is a, this F is a बेटे conservative force। ये रिजल्ट आ गया, वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दे रखा है बेटा, a body of mass 2 kg is acted upon by a force such that its graph is as shown। बोला जा रहा है बेटे फाइंड द वर्क डन by this force। Find the work done by this force। ठीक है, देखिए बेटा तुम्हें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि तुम्हारे पास ना ऐसे ये आ गया इधर, और
ये ग्राफ आ गया और इधर टाइम दे रखा है बेटे और इधर तुम्हें वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। और ये 10 दे रखा है बच्चे और ये तुम्हें 2 दे रखा है। तुम्हें बोला जा रहा है बताओ कितना वर्क डन आएगा। बहुत सिंपल है बेटा, हमेशा याद रखो फंडामेंटल चीज बेटा, वर्क डन इज ऑलवेज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज नथिंग बट इट इज ऑलवेज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे तुम देखो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब सुनो मेरी बात जबरदस्त वे में, जब t 0 होता है तब u होता है। यहाँ पे तुम t लिख रहे हो और ये 0 है, तो जब t 0 है बेटा तो वेलोसिटी तुम्हारे पास 10 है, मतलब u की वैल्यू 10 है। और जब टाइम आपके पास बेटा 2 सेकेंड्स है तब तुम्हारे पास, क्योंकि ये पॉइंट इधर इसको टाइम एक्सिस को टच कर रहा है, तो वेलोसिटी तुम्हारे पास बेटे 0 है। बस छा गए, वैल्यू लिख दो हाफ, मास कितना 2, 0 स्क्वायर माइनस बेटे 10 स्क्वायर। ये जबरदस्त आंसर आ गया -100। आई थिंक बेटा तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को बच्चों, ठीक है। हाँ, तो ये वर्क डन का फॉर्मेट आ गया बेटे, कैसे इसको निकालते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए एक और, अब हमें क्वेश्चन दे रखा है एक और कि a body of mass 1 kg is acted by some forces such that its displacement is given by S is equal to 2t square minus 2t plus 10। तुम्हें बोला जा रहा है find the work done by all forces, find the work done by all forces in 0 to 2 seconds, ठीक है। जल्दी जल्दी करना बेटा सॉल्व। हाँ बेटा, बेटा करा क्वेश्चन इसको सॉल्व। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये जबरदस्त पॉइंट है। A body of mass 1 kg is acted upon by some forces
सच दैट कि उसके डिस्प्लेसमेंट जो है 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10 है। तो हमें वर्क डन निकालना है बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे चेकआउट करते हैं। देखिए, देखो बेटा, तुम्हें एस दे रखा है, इसका ना एक ही फंडामेंटल याद रखो बस, फिर कहानी खत्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जल्दी जल्दी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस। और वर्क डन का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको किसी भी वे में, इसको किसी भी वे में तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, पर प्रेफरेबली क्या है, तुम लोग वेलोसिटी के साथ इसको सॉल्व करो, फिर जबरदस्त रहेगा। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। तुम्हें इस क्वेश्चन में एस दे रखा है कितना? 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। और हम लोग जब वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा? ds बाई dt। क्या आएगा? ds बाई dt। तो ये कितना आ जाएगा? d बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। तो बच्चों जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ रहा है 4t माइनस 2। 4t माइनस 2, ये वेलोसिटी आ गया। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया बेटा 4t माइनस 2। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है इसमें। ये देखो, एक बार t को 0 पुट करोगे तो तुम्हारे पास वेलोसिटी का वैल्यू -2 आएगा। और एक बार t का वैल्यू तुम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ना 0 और 2 सेकेंड्स, तो क्वेश्चन में जब तुम t का नाम 2 लिखोगे तो तुम्हारे पास वेलोसिटी का वैल्यू देखो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। तो इस वजह से जब तुम वर्क डन निकालना चाहोगे, हाफ मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इज 1 kg बेटा, और v कितना आ गया? 6 का स्क्वायर माइनस और -2 का स्क्वायर बेटे। तो तुम्हारे पास ये सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है? 6 स्क्वायर कितना आया? 36। 36 और -4 32, और 16 by 32 16 जूल इज द आंसर। इज इट क्लियर बेटा? बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। ओके, ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, a body is acted upon by a force, a body is acted upon by a force such that its displacement x is equal to its displacement and time are related as t is equal to square root of x plus 3. So find the work done by this force. Find the work done by this force from 0 to 6 seconds. 0 से 6 सेकेंड्स तक तुम कितना वर्क डन करते हो? ये वर्क डन। फिर से बेटा वही चीज यार, बार बार वही चीज आ रही है हमारे पास, तो है ना।
सबसे पहले x निकाल दो, स्क्वायर रूट x कितना आया t माइनस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, ये x आ गया बेटा, ये t माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब बच्चों तुम्हें पता ही है t माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है, t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, ये x होता है। बस कहानी खत्म, अब तो पता लग गया, क्योंकि dx बाई dt के साथ हम लोग वेलोसिटी निकाल लेंगे, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, ये आ गया तुम्हारे पास 2t माइनस 6, ये वेलोसिटी आ गया बेटा। तो जब तुमने वेलोसिटी निकाल लिया बेटे, तो जब तुम t को 0 पुट करने वाले हो, तुम्हारे पास वेलोसिटी का वैल्यू -6 आ रहा है, और जब तुम t का नाम 6 पुट करने वाले हो, तुम्हारे पास वेलोसिटी का वैल्यू अब +6 आ रहा है। और जबरदस्त पॉइंट देखो, वर्क डन निकालना है, क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हाफ मास। मास तुम्हें दे रखा है बेटा, मास नहीं दे रखा है, एम भी लिख लो, क्या दिक्कत है, पर फाइनल वेलोसिटी भी 6 दे रखी है, इनिशियल तुम्हें -6 दे रखी है, आंसर आ गया 0, तो मास की क्या करना है, तो ये 0 आंसर आ गया बेटा। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? बच्चों, ओ बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? यस सर। ग्रेट, ठीक है। तो ये था हमारा इसका वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन। अभी हम लोग एक दिन और लगाएंगे बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एक दिन या 2 दिन और लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट या क्वेरी है तो बताओ। और बेटा मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट, अभी एक सॉल्व असाइनमेंट मैंने कल भी बताया था आपको भेजी है, अब फिर से बता रहा हूँ, फिर से भेज रहा हूँ। तो तुम उन असाइनमेंट्स के सॉल्व क्वेश्चंस को कॉपी पे देख देख के चाहे सॉल्व करो, पहले समझ लग गए फिर अनसॉल्व क्वेश्चंस कहीं से भी ट्राई करो, आई विल गिव यू द अनसॉल्व क्वेश्चंस आल्सो, पर सॉल्व एंड डाउट्स और क्वेरीज जरूर पूछो साथ साथ में, ठीक है।